हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन जब आप करते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस जो है कितना महत्व रखता है। 67वीं बीपीएससी की बात करें तो उसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, और इसमें भी साइंस जो है बहुत बड़ा गेम प्ले करता है। इसमें बीपीएससी के प्री को क्रैक करने में तो साइंस का हमने ये सीरीज शुरू करा है। इसमें हम करेंगे क्या, साइंस का जो भी पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, हम एक एक करके 39th बीपीएससी से लेके और 66वीं बीपीएससी तक जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सबको हम पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम फिजिक्स का देखेंगे। इसमें जो है रिपीटेड क्वेश्चन नहीं शामिल किया गया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं शामिल किया गया है। इससे होगा क्या कि बहुत कम समय में जो है आपका इतने सालों का जो है फिजिक्स का क्वेश्चन जो है वन लाइनर फॉर्म में समझते हुए आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड, पहला कह रहा है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि निम्न में से किस में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ये हो गया प्रोटियम, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ड्यूटोरियम और इसका होता है ट्राइटियम S3, ठीक है। तो इसमें जो इसका प्रोटियम होता है इसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है, इस चीज को ध्यान में रखना। बाकी ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में होता है। तो हाइड्रोजन ऐसा तत्व है, एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। आप इस चीज को ध्यान में रखना। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है दाब। दाब से रिलेटेड प्रश्न हमेशा ही पूछता है। पूछा है कि दाब का क्या परिभाषा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है दाब कहते हैं। अर्थात इकाई क्षेत्रफल पर यदि बल लगाया जाता है तो उस बल को दाब कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दाब जो है एक अदिश राशि है, ठीक है। अर्थात यह केवल इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे राशियों, फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। और इसका यदि मात्रक की बात करी जाए, यूनिट की बात करी जाए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम प्रति मीटर प्रति स्क्वायर होता है। अब इसको, जिसे हम पास्कल भी बोलते हैं, तो ये तीनों जो भी फॉर्म है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और इसे पास्कल भी बोलते हैं। इन तीनों को आप याद करना, ठीक है। अब दाब का क्या होता है, क्या कह रहा है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है हम दाब कहते हैं, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है? यही हो गया ना, ये दाब का फॉर्मूला। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर मीटर स्क्वायर हम मान रहे हैं और ये फोर्स लग रहा है, तो F बराबर क्या होता है? M में, जहां पे M स्टैंड फॉर मास और A स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, और यहां पे M क्या है? मीटर स्क्वायर है, ठीक है। स्मॉल m है, ये बड़ा M है। तो M को क्या, किससे मापते हैं हम? केजी में मापते हैं माय डियर फ्रेंड, ध्यान में रखिएगा। और प्रीवियस जब मैंने आरंभ द बिगनिंग शुरू करी थी तो उसमें एनसीईआरटी का साइंस कवर किया था। तो कैसे ये एसआई यूनिट निकाला जाता है मैंने आपको बताया था। तो ये हो गया, मास को हम किलोग्राम में मापते हैं और एक्सेलरेशन हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे हो गया आपका ये मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि मैथ का फॉर्मूला होता है, इसको हम इस फॉर्मूले में ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो वही यहां पे लिखा गया है किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको न्यूटन प्रति मीटर भी बोलते हैं और बल के मात्रा को न्यूटन भी बोला जाता है। और ये किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जिसे पास्कल बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये दाब का जो भी कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करी जा रही है इसमें वेवलेंथ की, तरंगदैर्ध्य की। तरंगदैर्ध्य का मापन जो है किस में किया जाता है? क्वेश्चन हमेशा ये पूछा गया है, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में डाल दिया हूं। तो तरंगदैर्ध्य का मापन जो है एंगस्ट्रॉम में किया जाता है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखना, तरंगदैर्ध्य को किस में मापा जाता है। क्वेश्चन जो है कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है।
देखिए कभी भी आप जब प्रीवियस, मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि PYQ को जो है एनालिसिस करो, क्योंकि आपको पता चलता है कि बीपीएससी का मूड क्या है और बीपीएससी जो किस तरीके से, किस टॉपिक पे किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछती है और किसी क्वेश्चन को घुमाती है तो कहां तक घुमाती है, ठीक है, तो आपको पता चलता है। अब बात करते हैं हार्टर्ज की, तो आवृत्ति का SI मार्क तक हार्टर्ज होता है, आपको पता होगा। एक सामान्य मनुष्य जो है 20 Hz से 20,000 Hz के फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को जो है सुन सकता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है, श्रव्य ध्वनि का रेंज कितना होता है अर्थात परास कितना होता है, और आवृत्ति का SI मात्रक अर्थात फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या होता है, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कई बार पूछ चुका है। घड़ी में प्रयोग होने वाला जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SiO इसे बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ये था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा दृश्य स्पेक्ट्रम के बारे में। हमेशा पूछता है कि दृश्य स्पेक्ट्रम का जो है तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या होती है। तो ये 39A से लेके 3900A से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। दृश्य देखिए, ये जो कोई भी किसी भी व्यक्ति का ये तो स्टैंडर्ड परास होता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की जो विजिबिलिटी की, वो देख सकने की जो भी उसका पावर होता है ना, उसके आयु पे डिपेंड करता है, उसके आंख के स्वास्थ्य पे डिपेंड करता है कि उसका आई जो है कितना स्वास्थ्य मतलब स्वस्थ है, ठीक है। प्रकाश पे डिपेंड करता है कि कितना विजिबल लाइट है, विजिबल माध्यम है, ताकि वो किसी वस्तु को देख सके, लेकिन स्टैंडर्ड यही माना जाता है। और एनसीईआरटी में जो है, ये एनसीईआरटी में जो है इसकी सीमा जो है 400 से 700 नैनोमीटर तक दी गई है। तो ये चीजें ध्यान में रखना, हमेशा क्वेश्चन जो है इससे पूछा गया है, तो ये चीज जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। अब ये सबको पता होगा, वायुमंडल में जो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ना, सापेक्षिक आर्द्रता, उसका मापन करते हैं हम हाइग्रोमीटर से, ठीक है। हाइग्रोमीटर में द्रवों प्रति जल के तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक घनत्व का जो है मापन किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर किसके लिए यूज होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए, सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए, ठीक है। अब रंग का तरंग दैर्ध्य देखते हैं, काफी बार जो है यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार बीपीएससी जो है रिपीट करती है। तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होता है और आवृत्ति जो है सबसे अधिक होती है, ठीक है। जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है, लेकिन आवृत्ति जो है इसकी सबसे न्यूनतम होती है। इस चीज को ध्यान में रखना, और अक्सर बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन जो है कई बार इससे एराइज हो चुका है माय डियर फ्रेंड। अब परमाणु के केंद्र एटम का न्यूक्लियस, जो मान लीजिए ये एटम हो गया, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक में परमाणु का केंद्रक होता है और परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रूप से जो है न्यूक्लियस कहलाते हैं। तो न्यूक्लियस किसे बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। यदि आपने प्रीवियसली रिवाइज किया होगा तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी। देखिए अब अगला टॉपिक है उर्ध्वपातन, जिसको हम सब्लिमेशन भी बोलते हैं। उर्ध्वपातन वह, देखिए नॉर्मली होता है क्या है कि ठोस से द्रव होता है, द्रव से गैस होता है, लेकिन डायरेक्ट ठोस से यदि गैस में हो जाए किसी भी वस्तु में परिवर्तन, तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन अर्थात उर्ध्वपातन। जैसे कैम्फर अर्थात कपूर में ऐसा होता है। तो यही बताया जा रहा है कि उर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और फिर गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में जब आ जाता है कोई भी पदार्थ, तो इसे उर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। सब्लिमेशन जो है क्या होता है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, इवोपरेशन, ठीक है, डेपोजिशन, ये सारी चीजें जो है माय डियर फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी जो है यहां से क्वेश्चन जो है हमेशा पूछती है, ठीक है। फिर अब बात आती है कॉस्मिक रेज की। कॉस्मिक रेज के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा। तो कॉस्मिक रेज जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ये उच्च ऊर्जा से जो है आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से जो है गमन करते हैं, बट नॉट पार्ट ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, कॉस्मिक किरण। अब देखिए, अब अक्सर कई बार पूछा जा चुका है, जैसे 5G अभी टर्म चल रहा है कि 5G नेटवर्क आएगा, तो यहां G स्टैंड फॉर व्हाट, पूछता है कि G का क्या मतलब हुआ, 5G 2G 1G 6G जो भी G, तो G का मतलब होता है जनरेशन, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, बीपीएससी ने जो है प्रीवियसली इसे क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने यहां पे डाल दिया उस क्वेश्चन को उठा के, ठीक है। अब बात आती है रडार की, पूछता है कि रडार, ठीक है, रडार क्या है। रॉबर्ट वाटसन वॉट ने जो है 1935 में प्रायोगिक रडार का जो है इसका विकास किया था, और रडार स्टैंड फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो रडार का ये फुल फॉर्म याद कर लेना, किसने इसका आविष्कार किया था, तो रॉबर्ट वाटसन वॉट ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखना। गॉड पार्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये प्रीवियसली जब क्वेश्चन पूछा गया है तो ये करंट से रिलेटेड था, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये हिग्स बोसान, इसे हिग्स बोसान भी बोलते हैं, और जनरली इसे अगर मीडिया के टर्म में बात करी जाए या साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि ये गॉड पार्टिकल है, अर्थात इसी से जो है संसार का निर्माण हुआ है, तो हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल बोलते हैं। यह एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना जो है 1964 में की गई, और इसका प्रायोगिक सत्यापन जो है 2013 में हुआ था। हिग्स बोसान कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स और बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलवर्ड को 2013 में जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो गॉड पार्टिकल आपको समझ में आ गया, रडार समझ में आ गया। अब आगे बोलते हैं, इसमें समझना क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसको हम रिवाइज कर रहे हैं, देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा, यहीं से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। नाक ऐसे डायरेक्ट पूछे, सीधे सीधे पूछे नाक छूने को, या घुमा के पूछे बीपीएससी क्वेश्चन ऐसे। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। जब मैंने पॉइंट आउट किया था कि बीपीएससी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री और आपके बायोलॉजी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछती है, किन किन टॉपिक पे, तो उसमें मैंने दिया था कि जो भी इंपॉर्टेंट डेली यूज के इक्विपमेंट्स हैं उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। बीपीएससी जो है क्वेश्चन इस पे पूछी है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी, जबकि राइट ब्रदर्स ने आधुनिक हवाई जहाज का जो है आविष्कार किया था, ठीक है। ये सीरीज जो है माइक्रोन, ये सब 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 10 पर पावर, ये हो गया -3 mm का, ठीक है, ये माइनस होना चाहिए इस पे, ये 10 पर पावर -3, इसको ऐसे लिखें या 1/1000 लिखें, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 पर पावर 3, और इसी को ऐसे साइंस के टर्म में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो आपको 1 माइक्रोन 10⁻³ mm के बराबर होता है, इसको ऐसे लिखें या 1/1000 mm लिखें, ठीक है। एक पिकोग्राम जो होता है ये 10 पर पावर -12 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो एक पिकोग्राम कितने के बराबर होता है, 10 पर पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। अब देखिए, अब अक्सर पूछता है कि डिग्री सेल्सियस को जो है फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे चेंज करते हैं, तो 40 डिग्री सेल्सियस को जो है फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए ये फॉर्मूला होता है 9/5C + 32, ठीक है। तो 9/5, ठीक है, C के जगह पर 40 दिया हुआ है, 40 डिग्री को हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो C के जगह पे 40 लिख दो और +32 कर दो, ठीक है। 8 × 40 और 9 8 जा 72 + 32, that will be equal to 104 डिग्री, नहीं 4 फ़ारेनहाइट, 104 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने के लिए क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है इस पे बेस्ट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसे लाइव करवा दिया, डायरेक्ट मैंने आंसर नहीं डाला, ताकि जो है आपका अभ्यास भी हो जाए, ठीक है। देखिए, क्रोमेटोग्राफी टेक्नोलॉजी जो है एक तरीके की तकनीकी है जिससे किसी भी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को जो है अलग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है बार बार बीपीएससी पूछता है, लोलक की कालावधि किस पे डिपेंड करती है, तो उसके लंबाई पे डिपेंड करती है। गर्मी के दिनों में जब इसकी लंबाई बढ़ जाती है, आज नो कि गर्मी के दिनों में वस्तुओं में एक्सपेंशन हो जाता है, तो इसकी लंबाई बढ़ जाने से जो है ये सुस्त हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, तो मैंने यहां पे डायरेक्ट आंसर नहीं डाला है, मैं आपको बता देता हूं। किसी भी वस्तु का जो है इनिशियल वेग होता है, तो इनिशियल वेग को u से डिनोट करते हैं,
ठीक है, U से, और लास्ट वेग को जो है V से डिनोट करते हैं, और जो लगा समय होता है इसे T से डिनोट करते हैं। तब अब इसका एक्सेलरेशन कैसे ज्ञात करेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस, मतलब लास्ट वाली वेलोसिटी माइनस प्रारंभिक वेलोसिटी बट्टा समय, तो ये हो जाएगा V माइनस, अर्थात V माइनस U अपन T। ये होता है एक्सेलरेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। सदिश राशियां आपको पता है जिसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होती हैं, उसे सदिश राशियां बोलते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, बल आदि जो है सब सदिश राशियां हैं। वहीं अदिश राशियों में केवल मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि आयतन जो है एक अदिश राशि है। काफी डिस्क्रिप्टिव वे में मैं पहले पढ़ा चुका हूं, आप उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, अब अगला हमारा प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो देखिए यहां पर भी मैंने डायरेक्ट आंसर नहीं डाला है, कह रहा है संवेग होता है mb के बराबर होता है मास और वेलोसिटी। ठीक है, अब वेग के अनुपात, अब नीचे वेग दे दो, वेलोसिटी को भी v से डिनोट करते हैं ना, तो ये कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? मास मिलेगा। ठीक है, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, तो आपको m मिल जाएगा। तो कोई पूछे कि संवेग और वेग के रेशियो से आपको कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है माय डियर फ्रेंड, तो ये मास है। ठीक है, कह रहा है कि लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल जो है शून्य हो जाता है। तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझ में आपको मैं समझा दे रहा हूं कि देखिए, जो गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब लिफ्ट भी इसी वेग से, इसी वेलोसिटी से अगर जा रही है, तो गुरुत्वीय त्वरण और लिफ्ट का एक्सेलरेशन जब बराबर हो जाएगा तो उसमें जो वस्तु है वो भार शून्य हो जाएगी ना, तो इसीलिए उस पर लग रहा बल भी क्या होगा? वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में रखना। ये लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछता है। ठीक है, अब एक ये भी पूछता है कि कौन सा यंत्र जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो टरबाइन और डायनेमो जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है। बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा को अर्थात मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, जबकि विद्युत मोटर की बात करें तो यह जो है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कह रहा है कि यदि 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? ठीक है, तो हम इसको क्या मान लीजिए कि 10 वाट का एक बल्ब की बात कर रहे हैं और यहां पे लिख दे 5 बल्ब। ठीक है, पहले एक बल्ब की निकाल लेते हैं। 100 वाट का बल्ब है और कितने घंटे जल रहा है? 10 घंटे। अब इसको जो है यूनिट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये ऊपर 100 दहा के 1000 मतलब 110 जा 1000 अपन 1000 दैट विल बी इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है माय डियर फ्रेंड, ये समझ में आ गया? ऐसे बदलते हैं। अब कोई पूछे, यहां पे आगे भी क्वेश्चन इस तरीके का पूछता है कि 100 वाट का या कितना भी वाट का पूछे, 1000 20000 कितना भी वाट का, 100 वाट का 5 बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का कितना खर्चा होगा, कितनी यूनिट जो है बिजली जलेगी। तो अब मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है, कितना बल्ब है? 5 बल्ब है, कितना घंटे जल रहे हैं? 10 घंटे। तो इतना, ये अपन इसको यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो डेट विल बी इक्वल टू 5 यूनिट। 5 यूनिट के बराबर जो है ऊर्जा खर्चा होगी। अब कोई कहे कि 100 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से यदि राज्य सरकार को रेट देना हो, दाम देना हो, तो कोई व्यक्ति अगर इतना वाट का 100 वाट का 5 बल्ब 10 घंटे जला रहा है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? तो 5 रुपए प्रति यूनिट या 100 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से हमें निकालना है। तो चूंकि उसका कुल खपत कितना है? 5 यूनिट, तो 5 गुणे 100, यदि 200 रुपया होगा प्रति यूनिट तो ये हो जाएगा 1000 के बराबर। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और इस पे बेस्ट जो है किसी तरीके का क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से कर लेना। ठीक है,
बोर तो नहीं हो रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य शेल में जो है अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को जो है विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को जो है कैथोड के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला आपको समझना चाहिए। देखिए अगला वाला पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगला वाला लाइन क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, एमीटर और वोल्ट मीटर। वोल्टामीटर भी दे देता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्या नहीं होना है, इधर देखिए, सामने देखिए भाई साहब, सामने देखिए यहाँ पे वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एमीटर से जो है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं। ठीक है, और वहीं वोल्ट मीटर से जो है पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर मापते हैं कि किसी परिपथ के किसी भी दो बिंदु, मतलब सर्किट के किसी भी दो पॉइंट में उसके विभवांतर कितना है। ठीक है, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसको किससे मापेंगे, वोल्ट मीटर से। और विद्युत करंट अर्थात इलेक्ट्रिक करंट को किससे मापेंगे, एमीटर से मापेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, देखिए यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, डी से डिनोट करते हैं, 1/f होता है, पावर ऐसे होता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि यदि इसका फोकस दूरी निकालना है, f स्टैंड फॉर फोकस, फोकल लेंथ। ठीक है, पावर दिया हुआ है कितना, 2 डायोप्टर। ठीक है, 1/f हो जाएगा, तो f बराबर कितना हो जाएगा, 1/2.5 के बराबर होगा। अब जो भी अब मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया हो आप उसमें कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। श्वेत प्रकाश किसी भी नली से जो है किसी भी मान लीजिए ट्यूब से है, श्वेत प्रकाश कैसे निकालते हैं, तंतु जो भी उसमें तंतु लगा होता है उसको जब गर्म करते हैं और यह निम्न दाब पर जो है पारे को वाष्प में जब निम्न दाब पर पारे को वाष्प में बदलते हैं तो ये जो है श्वेत प्रकाश किसी भी ट्यूब में जो है उत्पन्न होता है। और जब उसका तंतु गर्म होता है, निम्न दाब होता है उसमें और पारा जो है वाष्प में परिवर्तित होता है तो वो श्वेत रंग अर्थात तो व्हाइट कलर का रोशनी जो है देता है। अब देखिए अगला जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन चचा को जो है किस क्षेत्र में काम करने के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो बहुत बच्चे लगा के आ जाते हैं रिलेटिविटी का सिद्धांत अर्थात सापेक्षता का सिद्धांत पे कार्य किया था, तो ये गलत है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अर्थात प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर कार्य करने के लिए जो भी व्याख्या दी है उसके लिए जो है इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, पीड़ित गैस को छोड़ने से जो है संपीड़ित होगा, पीड़ित नहीं होगा, सताया हुआ नहीं है। संपीड़ित गैस को किसी भी छोड़ दिया जाए कमरे में तो उस कमरे का तापमान जो है वह अचानक से गिर जाता है अर्थात ठंडा हो जाता है। ठीक है, और फ्यूज तार से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछता आ रहा है। फ्यूज तार जो है एक छोटा तार का टुकड़ा होता है जो रांगा और सीसा, ठीक है, रांगा शीशा ऐसे लगता है कि 90 के दशक का जो बॉलीवुड की मूवियां आती हैं उसमें कि किसी के विलन का नाम है ये। तो ये रांगा शीशा जिसे टीन और लेड भी बोलते हैं, इसी के मिश्र धातु का ये बना होता है जिसका गलनांक जो है अति निम्न होता है। और जब भी शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोडिंग होती है ना तो या वोल्टता में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है, तो ये कम गलनांक का होता है, गल जाता है और आपके विद्युत इक्विपमेंट्स को जो है बर्बाद होने से, नष्ट होने से बचा लेता है। अति चालकता, ठीक है, अति चालकता का मतलब क्या हुआ, चालकता कंडक्टिविटी आपको पता है। अति चालकता का मतलब उसके राह में कोई रोड़ा नहीं आ रहा है, एकदम फ्री फ्लो जो है प्रवाह हो रहा है। तो अति चालकता का मतलब होता है कि कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं होता है, इसलिए उसमें ऊर्जा ह्रास के बिना जो है विद्युत प्रवाहित होती है। तो अति चालक पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें कोई प्रतिरोध नहीं होता है और बिना ऊर्जा ह्रास के विद्युत जो है प्रवाहित होती है। इसका दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वो जो है अपने चुंबकीय बल को, किसी भी बाह्य चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं, अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात जो है इनकी चुंबकीय पारगम्यता जो है शून्य होती है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। अति चालकता, अति चालक जो भी पदार्थ होते हैं उसमें ऊर्जा ह्रास के बिना प्रतिरोध जो है शून्य होता है, विद्युत प्रवाह होती है और इसमें चुंबकीय पारगम्यता भी जो है शून्य होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है शून्य होती है।
अगला जो है फ्यूज तार से रिलेटेड है। फ्यूज एक नहीं, ये तो यही हम इसको दोहरा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ये जो सरल आवर्त तरंग होता है, इसमें देखिए, इसमें जो है कब इसमें तरंग दैर्ध्य और मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड का पूछता है। तो देखिए तरंग ऐसे चलते हैं ना, सरल तरंग, मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसे बोलते हैं शीर्ष और इसे बोलते हैं गर्त। तो देखिए दो शीर्षों के परस्पर दूरी या दो गर्तों के परस्पर दूरी का जो दूरी होता है ना, इसे लैम्डा अर्थात तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, दो परस्पर दो शीर्षों की दूरी या दो गर्तों की दूरी जब आप मानते हो तो ये सेम ही होता है और इसे बोलते हैं हम तरंग दैर्ध्य। और ये जो शीर्ष और गर्त तक की जो ये हाइट होती है ना, इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब प्रति सेकंड ये कितना ऐसा बार घूमता है, इसे बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप ध्यान में रखना इस चीज को, काफी आसान है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, अब इसे देख लेना। अब देखिए पढ़ने के काम में आने वाला ग्लास जो है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो वो कौन सा ग्लास यूज करेगा? ऑब्वियस उसको दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, तभी तो वो नजदीक की वस्तु नहीं देख पाता है ना। अच्छा, ये भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस कंसेप्ट को आप बढ़िया से रखना। जब उसको दूरदृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा, अर्थात लुसेंट को ढंग से नहीं पढ़ पाएगा, तो उसको जो है उसकी फोकस दूरी सही करने के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ध्वनि में जो है वायु का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है इससे। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो है तरंग एवं कण, अर्थात इस ये वेव भी होता है और एक तरीके से इसमें पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है स्कैटरिंग के बारे में। जब भी वायुमंडल ये अणुओं और परमाणुओं पर जो प्रकाश पड़ता है, जब आप देखते हो वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण पार्टिकल्स जो है उड़ते रहते हैं, जब भी उसमें प्रकाश पड़ता है उस पर, तो ये क्या करते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं, प्रकाश के डायरेक्शन को डाइवर्ट करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं। तो अब जो है, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा रंग सबसे ज्यादा स्कैटर करता है। तो बैगनी रंग जो है सबसे अधिक स्कैटर करता है, और इसी क्रम में जैसे बैनिया पिनाला जो सतरंगी होता है, वर्ण होता है, उसको हम देखते हैं ना इंद्रधनुष का, तो बैगनी का सबसे अधिक जो है प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होती है, और लाल का जो है सबसे कम होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। और स्कैटरिंग के वजह से जो है वायुमंडल नीला दिखाई देता है, ये भी चीज ध्यान में रखना। बैगनी में स्कैटरिंग ज्यादा होता है, लाल में कम होता है, अर्थात लाल रंग का जो प्रकाश जब चलेगा अपने डायरेक्शन में तो वो सीधा जाएगा और बहुत दूर तक दिखाई देगा। इसीलिए रेलवे सिग्नल्स या ऐसे जो फाटक वगैरह होते हैं, रेलवे के फाटक या कोई भी सिग्नल देना होता है तो ऐसे रेड कलर का उपयोग किया जाता है। पानी का घनत्व तो जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, इसका बात ध्यान में रखना, और उसका आयतन जो है न्यूनतम होता है। ठीक है, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का किस लिए होती है? पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। और पृष्ठ तनाव ऐसा गुण है किसी भी पदार्थ का कि वो चाहता है कि उसका सरफेस एरिया जो है काफी कंपैक्ट हो जाए। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो देखिए द्रव्यमान में उसका कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन भार में जो है चेंज हो जाता है। भार डिपेंड करता है किस पे? ग्रेविटी पे। तो चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 1/6 होती है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो अगर चांद पे जो कोई वस्तु होगा उसका द्रव्यमान तो सेम होगा, क्योंकि उस पर ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन भार जो है वो अगर पृथ्वी पर लाएंगे, चांद से पृथ्वी पर लाएंगे तो भार अधिक हो जाएगा, और पृथ्वी से चांद पर ले जाएंगे तो भार कम हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान जो है अर्थात मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वेट चेंज होता है, मास नहीं। ठीक है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट आपको पता होना चाहिए 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। प्लूटो का वर्ष जो है दीर्घतम होता है, सबसे अधिक होता है, जिसका कक्षीय परिक्रमण काल जो है 248 पृथ्वी वर्ष का होता है। ये चीज ध्यान में रखना। कई बार जो है जो सोलर सिस्टम है ना, उससे क्वेश्चन एराइज होता ही होता है, तो आप उसे ध्यान में रखना।
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, और परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। आप इस चीज को ध्यान में रखना। रेडान नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है, जबकि अन्य अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन और ये सारी चीजें जो है अक्रिय गैसें जो हैं वायुमंडल में पाई जाती है। सबसे बड़ा धातु जो है यूरेनियम है, आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्धचालकों का जब हम ताप बढ़ाते हैं तो इसमें प्रतिरोधकता का मान जो है कम हो जाता है, क्योंकि अर्धचालक जो भी होते हैं, पदार्थ होते हैं, उसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बॉन्ड पाए जाते हैं, और जब ताप बढ़ाया जाता है तो ये सहसंयोजी बंध जो है तेजी से जो है टूटने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जो है 4/4 पावर जो है वृद्धि होने लगती है, जिससे चालकों की चालकता बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं कि जब हम चालकों का ताप बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता का मान जो है वह कम हो जाएगा। प्रकाश वर्ष ऑलरेडी सर्वविदित है, दूरी की इकाई है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे अपवर्तन बोला जाता है ना, तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य और वेग जो है ये तो बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है। फैराडे स्थिरांक जो है एक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। भौतिकी और रसायन विज्ञान में एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित कुल आवेश की मात्रा को जो है फैराडे स्थिरांक कहा गया है। फैराडे स्थिरांक माइकल फैराडे के नाम पे रखा गया है, जिसका संकेत जो है F होता है। ठीक है, तो ये था 39th बीपीएससी से 66वीं बीपीएससी तक पूछे गए, 39 से 66वीं बीपीएससी तक पूछे गए फिजिक्स के क्वेश्चन का संकलन। इसी पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, जिसको मैंने समाहित नहीं किया है, रिपीटेड क्वेश्चन को मैंने नहीं समाहित किया है। आई होप कि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, और इतने कम समय में कुछ मिनट्स में जो है आपका पूरा फिजिक्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन हो गया। तो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।